17 नवंबर 2012 एल्वरंगा नाम का एक फिशरमैन अपने एक दोस्त के साथ मैक्सिको के कोस्ट आजोर कोस्ट से पैसिफिक ओशन फिशिंग करने के लिए जाता है। उसका प्लान होता है कि वो समुद्र में करीब 30 घंटे बिताएगा और फिर वापस लौट जाएगा। वो अपनी बोट लेकर निकल जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, मौसम बिल्कुल साफ था और एल्वरंगा लगभग 500 केजी मछलियां भी पकड़ चुका था। बट उसके अगले ही पल जो होता है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अचानक से आंधी, तूफान और समंदर की लहरें इन पर चारों तरफ से बरस जाती है। छुपने के लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये क्या करते हैं, जिस बॉक्स में इन्होंने मछलियां रखी थी उन सारी मछलियों को इन्होंने समंदर में फेंक दिया और फिर उसी बॉक्स में ये दोनों छुप जाते हैं। तूफान लगभग 5 दिन तक चलता है और 5 दिन तक ये दोनों उसी बॉक्स में छुपे रहते हैं। 5 दिन बाद तूफान शांत होता है और ये दोनों बॉक्स से बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं तो दूर दूर तक इन्हें सिर्फ पानी दिखाई देता है। इनको इस पॉइंट तक बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो पैसिफिक ओशन की गोद में 430 दिन तक खोने वाले हैं। ये दहला देने वाली कहानी है सल्वाडोर एल्वरंगा की और आइए इस वीडियो में जानते हैं इसकी 430 दिन की खतरनाक सर्वाइवल स्टोरी। इसने अपनी जिद के आगे समुद्र को भी झुका दिया। It's the kind of unbelievable story. That's what the world is trying to figure out after a man. Story of a man who says he's been lost at sea for over a year. How many days were you out on that boat? Tuve 438 días. कहानी को शुरू से शुरू करें तो एल्वरंगा एक फिशरमैन था और वो पहले भी कई बार अपने दोस्त रे पेरेस के साथ पैसिफिक ओशन में फिशिंग करने के लिए जा चुका था और वो 17 नवंबर उस दिन अपने दोस्त रे पेरेस के साथ फिशिंग करने जाने ही वाला था। पर जब जाने की बारी आई तो पता चला एल्वरंगा का दोस्त रे पेरेस नहीं आ पाया और उसकी जगह पे एक कॉर्डोबा नाम का एक दूसरा दोस्त आया है जिसको एल्वरंगा जानता भी नहीं था। बट फिर भी ये दोनों अपनी छोटी बोट पर फिशिंग करने के लिए निकल जाते हैं। इसका मतलब ये था कि इनकी ये बोट रात में किसी को दिखाई नहीं दे सकती थी और क्योंकि इनको समुद्र में 30 घंटे ही बिताने थे इसीलिए अपने साथ बहुत ही लिमिटेड चीजें ले गए थे। क्योंकि बोट पर एग्जैक्टली क्या था अगर इनकी बात करें तो ये अपने साथ एक बॉक्स ले गए थे मछलियां पकड़ने के लिए। बोट को चलाने के लिए 70 गैलन गैसोलीन ले गए थे, 16 गैलन पानी ले गए थे, एक मोबाइल, जीपीएस ट्रैकर डिवाइस, एक 2-वे रेडियो, 90 केजी आइस, 3 चाबी, एक हार्पून और मछली को पकड़ने के लिए 23 केजी चारा, 100 हुक्स और 3 बास्केट्स। और जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि वो पहले ही कुछ घंटों में आराम से 500 केजी मछलियां पकड़ लिए थे। बट उसके बाद अचानक क्या होता है, वेदर खराब हो जाता है और उनकी बोट डगडगाने लगती है। वेव्स इतनी बढ़ जाती है कि उनकी बोट में 100 गैलन पानी भर जाता है। एल्वरंगा एक एक्सपीरियंस पायलट था इसलिए वो बोट को कोस्ट पे ले जाने की कोशिश में था। वही दूसरी तरफ कॉर्डोबा एक नया बंदा था इसलिए वो बोट से पानी निकालकर फेंक रहा था। पर बोट में इतना ज्यादा पानी भर रहा था कि एक टाइम पे कॉर्डोबा रोने लगता है ये सोच करके अब उनकी बोट टूट जाएगी और चाकसू ने खा जाएगी। बट एल्वरंगा बोट की स्टीयरिंग पकड़े हुए था और बोट को समंदर के किनारे पर ले जाने की कोशिश में था। बट सिचुएशन बहुत हार्ड थी इसीलिए अपने वो दोनों बोट पे मजबूत उस बॉक्स में छुप कर बैठ जाते हैं। स्ट्रोम का पहला झोंका था जो इनको कहीं दूर समुद्र में धकेलाया था। खैर स्ट्रोम के पहले अटैक के बाद स्ट्रोम शांत होता है और एल्वरंगा और कॉर्डोबा बॉक्स से बाहर निकलकर देखते हैं तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और उनको दूर हॉरिजॉन पे एक पहाड़ दिख रहा था। इसलिए वो तुरंत अपनी बोट को पहाड़ की तरफ भगाना शुरू करता है। तो कहते हैं ना, एक मुसीबत जाती नहीं दूसरी आ जाती है और एल्वरंगा के साथ भी यही होता है। जमीन से कुछ 2 घंटे ही दूरी पर था कि अचानक बोट का मोटर खराब हो जाता है। पानी की वजह से उनका जीपीएस ट्रैकर भी खराब हो चुका था। उन्हें ये आइडिया भी नहीं लग रहा था कि उनकी लोकेशन क्या है। लकीली उनका 2-वे रेडियो काम कर रहा था। लकीली वो अपने बॉस से कांटेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। उस 2-वे रेडियो से जैसे ही इनके बॉस से कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है एल्वरंगा बिल्कुल घबराहट में अपने बॉस से बोलता है, विली हमारी बोट खराब हो चुकी है। इसके बाद विली बोलता है, शांत हो जाओ, अपनी लोकेशन दो। जिसके बाद एल्वरंगा कहता है कि जीपीएस भी खराब हो चुका है। देन विली रेस्पॉन्ड करता है कि एक काम करो, बोट का एंकर गिराकर बोट को वही रोक दो। इसके बाद एल्वरंगा कहता है कि हमारे पास एंकर भी नहीं है। इसके बाद इनका बॉस रेस्पॉन्ड करता है कि कोई बात नहीं, वही रुके रहो, हम आते हैं। अभी इनका अपने बॉस से बात किए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ होता है कि इनका उस 2-वे रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है। अब इनका बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने का एकमात्र रास्ता भी खत्म हो जाता है। ये भी सोच रहे थे कि अब क्या होगा, तभी स्ट्रोम का एक झोंका आता है और इस बार इनकी बोट को ओशन में काफी दूर धकेलाता है और ऐसे ही करके लगातार 5 दिन तक स्ट्रोम आते रहते हैं और इनकी बोट को अनप्रेडिक्टेबल दिशाओं में दूर धकेलते जाते हैं। फिर 5 दिन बाद जब स्ट्रोम शांत होता है तो ये नोटिस करते हैं कि बोट पे रखी सारी चीजें वेव्स के चलते बह चुकी है। फिर एल्वरंगा के बॉस ने 2 दिनों तक इनका सर्च ऑपरेशन किया। जब ये दोनों नहीं मिलते हैं तो इन्हें मरा समझा जाता है। बट इधर एल्वरंगा को अभी भी उम्मीद थी कि उन्हें कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा। इसी उम्मीद में उनके दिन बीतते गए और उनको भूख लगने लगी और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। इसलिए वो मछलियां पकड़ने का कोई तरकीब ढूंढ लगे। उनके पास मछलियां पकड़ने का कोई टूल भी नहीं था इसलिए एल्वरंगा अपने हाथ से ही मछलियां पकड़ने लगा और उसे ही वो खाने लगते हैं और उसे ही वो दोनों खाने लगते हैं। अब कि ये दोनों ओशन के बीच में थे और इनके सर पर कोई छत भी नहीं थी इसलिए इनको धूप भी बहुत ज्यादा लगती थी। तेज धूप के चलते इन्हें प्यास भी लग रही थी। समुद्र का पानी खारा होता है जिसको पी नहीं सकता इसलिए एल्वरंगा अपनी पेशाब ही पीने लगता है और ये साइकिल बार बार रिपीट करता है। कभी टर्टल्स पकड़ में आए तो वो टर्टल्स का खून भी पीने लगता है। बट ऑफ कोर्स ये सब पीने से बॉडी में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही 14 दिन बीत गए
और एक दिन जब एल्वेरंगा उस बॉक्स में रेस्ट कर रहा था तो तभी उसको बारिश की आवाज आती है। जब वो बाहर निकलकर देखता है तो एक्चुअल में बारिश हो रही थी और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनके पास एक बकेट भी था जिसमें वो पानी स्टोर करने लगते हैं। फाइनली 14 दिन बीतने के बाद टर्टल्स का खून और पेशा पीने के बाद अब जाकर उन्हें फ्रेश पानी पीने को मिला। धीरे धीरे एल्वेरंगा और कोर्डोबा को ओशन में जो भी चीजें मिलती थी उसको वो कलेक्ट करने लग जाते थे। जैसे ओशन में उनको एक बैग मिलता है, उसमें चबाए हुए च्युइंग गम थी, एक कैबेज, कुछ कैरेट्स मिलते हैं और बोतल में खराब दूध मिलता है। इसलिए ये दोनों बहुत ही खुशी में खाते हैं कि काफी दिनों के बाद इन्हें कुछ नॉर्मल खाना मिला था। अब ऐसे ही करते करते इन्हें 2 महीने बीत जाते हैं और अब तक एल्वेरंगा फुल्ली सर्वाइवल एक्सपर्ट बन जाता है। वो मछलियों के साथ साथ अब बर्ड्स को पकड़कर खाने का एक्सपर्ट बन चुका था। कोर्डोबा कच्ची मछलियों और बर्ड्स को खाना बंद कर चुका था और ऐसे करने से वो इतना कमजोर हो गया था कि वो खुद से पानी भी नहीं पी पा रहा था। फिर ऐसे ही एक दिन वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम दोनों में से कोई भी बच जाता है वो दूसरे बंदे की माँ के पास जाकर बोलेगा कि सॉरी माँ, मैं आपको ठीक से गुड बाय भी नहीं बोल पाया, आई ऑलवेज लव यू। बीमार कोर्डोबा और कमजोर एल्वेरंगा की जिंदगी ऐसी ही बीत रही थी कि एक दिन कोर्डोबा दम तोड़ देता है। एल्वेरंगा उसे उठाने की कोशिश करता है बट कोर्डोबा मर चुका था। वो ये देखकर नम पड़ जाता है और कोर्डोबा की डेड बॉडी को बोट पे ऐसे ही रहने देता है। 6 दिन बाद एल्वेरंगा कोर्डोबा की डेड बॉडी से बात करना शुरू कर देता है। एल्वेरंगा भी अब मेंटली डिस्टर्ब हो गया था जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। बट जैसे ही उसे थोड़ा समझ आता है कि वो एक डेड बॉडी से बात कर रहा है तो वो केयरफुली कोर्डोबा की डेड बॉडी को समुद्र में फेंक देता है। उसके बाद एल्वेरंगा बहुत रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और खुद से कहता है कि पहले मैं ही क्यों नहीं मर गया। उस सुनसान समंदर में अब उससे बात करने वाला कोई नहीं था। वो भी मरने के लिए सोचता है बट उसकी जीने की चाह उसे मरने नहीं देगी। जिसके बाद वो समुद्र में दूर दूर देखने लगता है कि आते जाते तो कोई कंटेनर शिप दिखेगी और एक दिन ऐसा भी होता है उसके पास से एक कंटेनर शिप गुजरती है। उस दिन एल्वेरंगा को लगता है कि शायद ये उसके दर्द का आखिरी दिन है बट होता इसका उल्टा है कि उसके सामने एक छोटी सी बोट बस एक लकड़ी के जैसी होती है और दूसरी बात ऐसी शिप्स पे क्रू भी कम होता है और डेक पे तो होते ही नहीं है। तो एल्वेरंगा को कोई देखता ऐसे चांस बहुत कम थे। करीब 20 शिप्स इसके बाद गुजरती है बट किसी ने भी इसे नोटिस नहीं किया। एल्वेरंगा ये सोचता है कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, चलो अब एक बार ये पता करते हैं कि मुझे इस समुद्र में खोए कितना टाइम हो गया। बट इसके पास तो कोई इक्विपमेंट भी नहीं है तो ये पता कैसे लगा था। तभी उसको याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे मून साइकिल मंथ्स काउंट करने सिखाए थे। साइकिल बेसिकली मून के ऐसे फेसेस होते हैं जिसमें मून फुल मून से होकर गायब भी हो जाता है और फिर धीरे धीरे फुल मून बनने लगते हैं। इस एक साइकिल को करीब 29 डेज कंप्लीट करने में लगते हैं और एल्वेरंगा ने ऐसे 15 मून साइकिल्स को नोटिस किया था जिससे उसे पता चलता है कि उसे करीब 15 मंथ्स गायब हुआ है। वो समुद्र की लहरों के साथ साथ अपनी मौत के बारे में सोच रहा था कि तभी आकाश में बहुत सारी बर्ड्स मंडराने लगती है जिसको एल्वेरंगा बहुत ही जोश के साथ देखता है। ये बर्ड्स एल्वेरंगा के मन में फिर से जीने की चाह डालते हैं क्योंकि वो सी बर्ड्स नहीं थी बल्कि ये जमीन के आसपास वाली बर्ड्स थे। इसका मतलब ये था कि जमीन करीब आसपास ही है और एल्वेरंगा इन बर्ड्स को देख ही रहा होता है कि अचानक वो एक आइलैंड को नोटिस करता है। 15 मंथ्स में पहली बार था कि उसने जमीन को देखा था। वो तुरंत अपनी बोट को उसी तरफ ले जाने लगता है और जब वो उस आइलैंड से कुछ ही दूरी पर था तो वो अपनी बोट से कूद जाता है कि कहीं फिर से समुद्र की लहरें उसे दूर न फेंक दे और अपनी पूरी जान लगाकर तैरते हुए उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। जिस दिन वो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है वो दिन था 30 जनवरी 2014। मतलब उसे 438 दिन हो चुके थे उस ओशन में खोए हुए। वो बहुत ही दुबला हो गया था, कमजोर हो गया था और अभी तक उसने किसी इंसान को नहीं देखा था। वो चिल्ला रहा था बट उसे नहीं पता था कि वो पैसिफिक ओशन पे मौजूद टाइल नाम के एक आइलैंड पे पहुंच गया है। मतलब जहां से गायब हो गए थे वहीं से 8800 किलोमीटर दूर। वैसे इस टाइल आइलैंड के साथ साथ यहाँ पर 22 आइलैंड मौजूद है जिनको इबॉन एटॉल कहा जाता है। और वैसे तो एल्वेरंगा टाइल आइलैंड पर पहुंचकर चल रहा था जहाँ पे कोई नहीं रहता था बट इसे बस कुछ ही मीटर दूर एनाट्रॉक्स नाम का एक आइलैंड जहाँ पे लोग रहते थे और लकीली इस एनाट्रॉक्स के आइलैंड पे एक कपल रहते थे, एमी और रुसेल, जो एल्वेरंगा की चिल्लाने की आवाज को सुन लेते हैं। ये कपल उस आइलैंड पे जा रहे थे जहाँ पर एल्वेरंगा था और फाइनली 438 दिन के बाद ये पहली बार था कि एल्वेरंगा किसी इंसान को देख रहा था। वो बहुत खुश होकर इनसे कुछ कह रहा था बट उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो स्पेनिश बोल रहा था और इनको इंग्लिश आती। फिर भी इसकी हालत देखकर इनको इतना तो समझ में आ गया कि ये जो भी है बहुत मुश्किल में है। इसलिए वो कपल पहले तो एल्वेरंगा को अपनी हट में ले जाते हैं और खाने के लिए पैनकेक्स और ऑमलेट्स देते हैं। एल्वेरंगा बहुत ही जोश के साथ खाने लगता है। वो कपल टेलीफोन के जरिए इसके बारे में पुलिस को खबर देते हैं और जब पुलिस इससे बात करती है तो ये पुलिस को अपनी पूरी स्टोरी बताता है। और जब पुलिस इसके बारे में जांच करते हुए इसके बॉस से कांटेक्ट करती है तो इसका बॉस ये कंफर्म करता है कि हाँ 17 नवंबर 2012 को एक्चुअल में हो गया था। इसके बाद इसकी खबर पूरे दुनिया में फैल जाती है। इसके नाम अनफॉर्चुनेटली ही सही समुद्र में 438 दिन तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। रेस्क्यू होने के बाद एल्वेरंगा अपने इंटरव्यू में बोलता है कि मुझे अपने भगवान पर भरोसा था और साहस थी, इसलिए मैं जिंदा बच पाया। जोनाथन नाम का एक ऑथर इसकी जर्नी पर एक बुक भी लिखता है 138 डेज के नाम से। जैसे ये बुक रिलीज होती है एल्वेरंगा पर $1 मिलियन का केस कर दिया जाता है ये कहकर कि एल्वेरंगा ने कोर्डोबा की बॉडी को खाया होगा। बट एल्वेरंगा ने इस एलिगेशन को हमेशा डिनाई कर दिया। वैसे कुछ भी हो एल्वेरंगा की इस स्टोरी से ये बात तो तय है कि इंसान अगर चाहे तो वो
विपरीत से विपरीत परिस्थिति से भी निपट सकता है, बस जुनून और जीने की चाह होनी चाहिए। तो इसी के साथ साथ मैं हूं मुज़म्मिल और मिलता हूं आपके साथ ऐसी ही सर्वाइविंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब।